70 साल पूरे कर लिए, पर शारीरिक रूप से फिट हैं, इसलिए शायद उम्मीद के साथ है। तो आज रमेश बैस रायपुर में रहे अपने जन्मदिन पर, और उनका एक विराट अभिनंदन समारोह हुआ। राजनीति से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग उस जमघट में इकट्ठा हुए और यह बताने की चेष्टा की है कि रमेश बैस का अभी भी राजनीतिक रूप से वजूद किस कदर जिंदा है, कायम है। तो हम इसी पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की सत्ता से 2018 में बुरी तरीके से बेदखल हुई भारतीय जनता पार्टी 2023 में सत्ता वापस में आने की चाह के साथ सक्रिय होने की कोशिश में है। तो यह कोशिश क्या रमेश बैस के साथ में परवान चढ़ सकती है, या रमेश बैस और उनके समर्थकों की ही कोशिश के तौर पर रह जाना और भाजपा को इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना? भूपेश बघेल ने जिस किस्म की सियासत पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, तो क्या कुर्मी बनाम कुर्मी के तहत रमेश बैस कोई उम्मीद हो सकते हैं? समझने वाली बात है। तो कुल मिला के रमेश बैस की आज की इस सक्रियता को हम अपनी बातचीत के केंद्र में लेते हैं, और इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की सियासत को बहुत तसल्ली से जानने, समझने, बूझने वाले वीरेंद्र पांडे जी हैं। पुराने भाजपाई हैं, लेकिन अभी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी है। अगर 2013 से 18 के बीच कांग्रेस मैदान में संघर्ष कर रही थी, तो उसे मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने में जिसकी भूमिका थी, उसका नाम था शैलेश नितिन त्रिवेदी। समझेंगे उनसे इस सियासत को वो कैसे देख रहे हैं। और इनके बीच में आज के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने में शामिल लोगों में से एक श्रीचंद्र सुंदरानी हमारे साथ हैं। रायपुर से विधायक रह चुके हैं, फिर उम्मीद के साथ है, पर बैस के साथ उनकी क्या उम्मीद है जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो चर्चा की शुरुआत श्रीचंद्र सुंदरानी जी से ही करते हैं। भाई, रमेश बैस बड़े नेता हैं, जन्मदिन तो उनका हर साल आता था, पर ऐसा कभी मनाया नहीं जाता था। षष्ठी पूर्ति पे समारोह हुआ था, हमें याद है, पर उसके 16 साल बाद रमेश बैस का जन्मदिन है, ऐसा छत्तीसगढ़ वासियों ने देखा। क्यों दिखाया भाई आप लोगों ने ऐसा? तो श्रीचंद्र सुंदरानी जी थोड़ा रोशनी दो हमें। आदरणीय हिमांशु जी, ये अभिनंदन समारोह था जी हमारे उस नेता का जिन्होंने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के रूप में काम किया, पार्षद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, विधायक बने, 7 बार लोकसभा के सांसद बने, केंद्र में लगातार वो मंत्री रहे, उसके बाद वो त्रिपुरा के राज्यपाल बने। इस छत्तीसगढ़ की माटी को उन्होंने त्रिपुरा में पहुंचाया, त्रिपुरा के बाद झारखंड के वो राज्यपाल बने, आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ गौरव करता है ऐसे माटी पुत्र पे। आज छत्तीसगढ़ राज्य जिसमें हम अपने राज्य के प्रतिनिधि या हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हम नागरिक हैं, तो ये हक भी अगर अटल जी की सरकार में किसी ने दिलवाया तो वो आदरणीय रमेश बैस जी है, जिनके कारण छत्तीसगढ़ राज्य बना। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब अटल जी को रमेश बैस जी ने एक निवेदन किया कि आप यहाँ सप्रेशाला की सभा में जा रहे हैं, आप साथ चल रहे हैं, मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य आप बनाने की घोषणा कर दीजिए। अटल जी ने घोषणा की थी कि 11 लोकसभा की सीटें हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता देगी तो हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। 8 सीटें जीते थे, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य अटल जी ने बनाया। तो महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय रमेश बैस जी की रही। तो ऐसे नेता का नागरिक अभिनंदन हम इसलिए कर रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति जो एक छोटे से राजनीतिक जीवन से अपनी शुरुआत किए थे, वे जो त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के राज्यपाल बनकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में यह अभिनंदन समारोह उनका ये इत्तेफाक है कि आज उनका जन्मदिन भी है। 76 साल उन्होंने पूरे किए, लेकिन उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ को अपनी सेवाएं दी। छत्तीसगढ़ आप समझाने जी की जो कोशिश की है ना, हम समझ नहीं पाए, तो हम अपने सवाल को फिर से दोहराते हैं। भाई, गौरवान्वित किया, त्रिपुरा के राज्यपाल बने, तब आपको याद नहीं आएगा उनका अभिनंदन होना चाहिए? भाई, वो राज्यपाल झारखंड के भी बने, तब भी आपने हमें नहीं बताया कि भाई गौरवान्वित कर दिया। महाराष्ट्र का बने हुए भी टाइम हो गया भाई, तब भी आपने अभिनंदन समारोह नहीं रखा। अब जब चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, ऐसे समय पर अभिनंदन समारोह हो रहा है, और उस दिन हो रहा है जिस दिन जन्मदिन है, तो थोड़ा इतना भी ना समझ हमको समझ रहे हैं या दर्शकों को समझ रहे हैं, या आप ही बता सकते हैं, पर समझाइए तो सही। बैस जी के इस आयोजन के मायने क्या है, और माटी पुत्र का अभिनंदन और एक दल से सीमित क्यों रह गया? भाई, माटी पुत्र का अभिनंदन तो छत्तीसगढ़ माटी और महतारी के संदर्भ में सबसे ज्यादा आवाज तो भूपेश बघेल उठाते हैं, वो आयोजन में दिखाई नहीं दिए। 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर, जिनको लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, डॉक्टर रमन सिंह, वो हमें दिखाई नहीं दिए। तो थोड़ा उलझन है
किनको चुनौती है, किनका समर्थन है। अगर आपको सहूलियत हो श्रीचंद जी थोड़ा सा रोशनी दे दें, फिर हम शैलेश नितिन द्विवेदी जी के पास चले। आदरणीय हिमांशु जी, कोई इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं। हम लोगों ने गैर राजनीतिक रूप से सर्व समाज का एक मंच बनाया। उसमें कई कांग्रेस के नेता भी थे। आदरणीय गजराज पगारिया जी उस संचालन समिति में थे। कांग्रेस के कई नेता, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी वहां, मुख्यमंत्री जी को निमंत्रित किया था हम लोगों ने। उन्होंने कहा था सुविधा अगर होगी तो मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। डॉक्टर रमन सिंह जी रायपुर राजधानी में नहीं थे, दिल्ली गए हुए थे। अगर वो होते तो जरूर आते। आदरणीय ब्रिजमोहन जी कल भी वो एयरपोर्ट पहुंचे थे उनको लेने के लिए। आदरणीय राजेश मूरत जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सभी वर्गों के लोग, सभी समाजों के लोग, करीब 110 समाज के लोगों ने वहां पे प्रतिनिधि मंडलों ने स्वागत किया। बिल्कुल श्रीचंद जी, हम समझ पा रहे हैं कि देखिए रमेश बैस ऐसा किरदार है छत्तीसगढ़ की सियासत का जिसे सर्व समाज का समर्थन है। ये संदेश आप कार्यक्रम में देने में सफल हो रहे हैं, पर भाजपा का एक तबका मौजूद नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की गैर मौजूदगी है। क्या समझ पा रहे हैं शैलेश नितिन द्विवेदी जी? थोड़ा आप भी रोशनी दे ही दें। वैसे ही समझ रहे हैं जैसे श्रीचंद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ और समझ पा रहे हैं? जी सम्मानित है, आदरणीय है, महामहिम है, कहीं इसमें कोई शक की बात तो है नहीं। लेकिन जिन बातों का उल्लेख और छत्तीसगढ़ की माटी और छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान का उल्लेख कर रहे थे, ये 2003 में क्यों नहीं समझ में आया? जब भाजपा की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तब बैस जी को अवसर क्यों नहीं दिया गया? बैस जी की जब टिकट काटी गई तब ये क्यों नहीं समझ में आया? जब बैस जी को त्रिपुरा जैसे राज्य में भेजा गया तब भी ये समझ में नहीं आया। झारखंड गए, महाराष्ट्र गए, और अब जब चुनाव होने जा रहा है तो बैस जी के अभिनंदन के नाम से अगर कोई राजनैतिक निहितार्थ हैं तो उसको आपके दर्शक भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं। मैं कहूंगा शैलेश जी, हम नहीं समझ रहे भाई, आपने भी अगर लगा दिया। अगर कोई या राजनीतिक निहितार्थ है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। सब समझ रहे हैं और आप ही नहीं समझ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पष्ट रूप से राजनीतिक निहितार्थ है जी। मैं तो एक राजनीतिक शालीनतावश थोड़ा सा संभल कर बोलने की कोशिश कर रहा था। दरअसल भूपेश बघेल जी के टक्कर का कोई नेता भाजपा को नजर नहीं आ रहा है जी। इसलिए अब ये रमेश बैस जी को वापस राजनीतिक मंच में लाने की कवायद कर रहे हैं। ये कवायद सफल होगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है इस आयोजन के पीछे, जो उद्देश्य है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। ये आपको भारतीय जनता पार्टी का आयोजन दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी तक दिखे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे डॉक्टर रमन सिंह दिखे नहीं है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं ये भाजपा की कोशिश है, या जिनका रमेश बैस के प्रति अनुराग है, सद्भाव है, प्रेम है, उनके अनुराग, सद्भाव और प्रेम की आप बात कर रहे हैं, वो होता तो सब कुछ निरस्त करके लोग वहां उपस्थित होते जी। अनुराग रहता तो 2003 में बैस जी का हक नहीं मारा गया होता। अनुराग होता तो पिछले लोकसभा में जब भाजपा की एक प्रकार से लहर चल रही थी तब बैस जी की टिकट नहीं काटी गई होती जी। ये अनुराग नहीं है, ये स्नेह नहीं है, ये सब दिखावा मात्र है और एक प्रकार से राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। अरे ये अगर कोशिश है तो ये कोशिश आपको कितना डरा रही है? ये कोशिश डरा नहीं रही है। अच्छा, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की एक और विफलता की दास्तान है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रयोग कर करके देख लिए। छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस के प्रति जन समर्थन है, कांग्रेस की नीतियों के प्रति जन समर्थन है, भूपेश बघेल जी के प्रति जो जन समर्थन है, वो भाजपा को भयभीत कर रहा है। इसलिए कभी ईडी की कार्यवाहियां होती हैं, कभी बैस जी को मैदान में लाने की कवायद की जाती है, लेकिन इन कवायदों से कुछ होने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मन कांग्रेस के पक्ष में, भूपेश बघेल जी के पक्ष में बना लिया है। एक सवाल और करता हूं और फिर जाके वीरेंद्र पांडे जी के पास चलता हूं। रमेश बैस जी बहुत सम्मानित है, रमेश बैस जी के प्रति ये है, रमेश बैस जी के प्रति वो है, तो फिर ये बताइए कि भूपेश बघेल जी आज इस आयोजन में क्यों नहीं है? श्रीचंद जी बता रहे भाई हमने तो बुलाया था। माटी पुत्रों के प्रति भूपेश जी का इतना प्रेम है, बैस जी का सम्मान हो रहा है, सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा है। उस कार्यक्रम से भाजपा के कुछ नेताओं की दूरी तो समझ में आती है, आपके शीर्ष नेताओं ने क्यों दूरी बना ली? आपके प्रश्न का उत्तर
आपके ही द्वारा पहले पूछे गए प्रश्नों में निहित है। जी। ये सम्मान जब त्रिपुरा में गए तब क्यों नहीं किया गया? जी। ये सम्मान जब झारखंड में आए तब क्यों नहीं किया गया? जब महाराष्ट्र में बने तब भी क्यों नहीं किया गया? महाराष्ट्र में वो मराठी में बोले तब भी क्यों नहीं किया गया? और आज ये सम्मान क्यों? इसको लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत सारे खड़े हुए हैं और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यह कहूंगा कि इन प्रश्नवाचक चिन्हों में ही आपके सवाल का उत्तर छिपा हुआ है। तो कुल मिला के क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमें यह समझा रहे हैं, पर वीरेंद्र पांडे जी इससे भी बेहतर बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो वीरेंद्र जी आपसे जानेंगे, रमेश बैस जी की बड़ी हसरत रही कि छत्तीसगढ़ राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे। क्या 76 साल की उम्र पूरे कर रहे रमेश बैस अपनी उस इच्छा की पूर्ति की दिशा में आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए जाहिर किए हैं इस आयोजन के माध्यम से? उनके समर्थक जाहिर किए हैं या कुछ और हुआ है? एक बात तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल के बाद कोई अवसर नहीं है जी। एक अकेले के व्यक्ति को हो सकता है कि मोदी को हो जाए जी। बाकी के लिए कोई अवसर नहीं है जी। और एक उदाहरण अभी हमारे सामने दिखाई पड़ा कि एक आदमी को लगा कि अब मेरे 75 पूरे हो गए, तब इस पार्टी में मेरा भविष्य समाप्त हो गया है, तो उन्होंने पार्टी बदल ली और कुछ वहां से पा लिया। जी। अब मुझे लगता है कि मेरे पास कोई निमंत्रण तो नहीं आया था, लेकिन जो अखबारों में आज मैंने देखा है कि आयोजक के स्थान पर ये लिखा हुआ है सर्व समाज। जी। कोई चेहरा सामने दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बातचीत अभी श्रीचंद सुंदरानी जी की बातचीत से और बाकी लोगों से बातचीत से पता लगा, और इन्होंने ही बताया उस बात को कि कुछ लोग जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें अग्रणी भूमिका में हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये रमेश बैस की इसमें कितनी दिलचस्पी है वो तो मैं नहीं जानता, हालांकि कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये कोशिश उसी दिन हार गए थे जब 2003 में जब एक केंद्र में मंत्री थे और रमन सिंह केंद्र में मंत्री थे, तब दोनों के सामने एक प्रस्ताव आया हुआ था जी। कि भाई आप प्रदेश के अध्यक्ष बन जाइए। तो पहले ये प्रस्ताव गया रमेश बैस के पास। रमेश बैस ने उसमें शर्त लगा दी कि मैं मंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा और बनूंगा। तब उनसे कहा गया कि आपको मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने इस पर राजी नहीं हुए। रमन सिंह ने कहा जैसा आप कहें, और वो बन गए और उनको फिर अवसर मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, सरकार बनी तो उसी दिन उन्होंने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री बनने का जो एक अवसर इनको मिल सकता था, यद्यपि योग्यता की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये नहीं बने। बनते तो शायद छत्तीसगढ़ की और दुर्दशा हो जाती। तो वो अवसर तो उन्होंने उसी दिन खो दिया, और अब 75 साल चूंकि पूरे कर चुके हैं, इसलिए अवसर वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। मैं बीच में एक बार रोकना चाहता हूँ वीरेंद्र, और आपसे समझने चाहता हूँ 75 को लेके इतना जोर क्यों दे रहे हैं? एक मेट्रो मैन थे श्रीधरन, उनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने केरल में 78 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित कर दिया था। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, चुनाव लड़ाया। ना, मैं आपको फिर संशोधित करता वीरेंद्र भाई, वो मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा घोषित किए गए थे। आप उस जानकारी की पुष्टि कर लेंगे। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि जब शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रमेश बैस दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय संक्रमण के दौर से गुजरते हुई दिखाई दे रही है, 2018 में जिस प्रकार की शिकस्त मिली और तब से अभी तक खोज ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रमेश बैस कोई संभावना हो सकते हैं उस माटी पुत्र के तौर पर जवाब देने के लिए, जिस प्रकार का जोर माटी पुत्र में श्रीचंद्र सुंदरानी के बयान में आप देख रहे थे? इस पर कुछ दृष्टि दीजिए ना। मैं उसी बात को आपको बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी जानता है। अगर उनको लगता है कि ये कोई संभावना हो सकते हैं या इनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कोई परिणाम ले आएगी, तो फिर उनको राज्यपाल से इस्तीफा दिला के यहाँ भिजवा देते ना। अरुण साव को क्यों अध्यक्ष बनाया? वास्तव में भारतीय जनता पार्टी प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को वहां पर राष्ट्रपति बना दिया, तो उनको लगा सारे आदिवासी वोट हमारी झोली में आ गए। फिर अरुण साव को बना दिया तो सारे साहू वोट हमारे साथ आ गए। और त्रिपुरा और झारखंड जैसे प्रदेश का राज्यपाल बनाया था
तो संयोग से अब उनको बना दिया कि यहाँ का राज्यपाल की कुर्मी के खिलाफ हमने एक बड़े कुर्मी को यहाँ खड़ा कर दिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 7 बार के सांसद जरूर होंगे रमेश बैस, पद से कोई कद नहीं बड़ा हो जाता जी। और रमेश बैस की कोई मास अपील नहीं है जी। ये बात हम जिस दिन पार्टी में काम करते थे उस दिन भी जानते थे और आज भी हम इस बात को जानते हैं। इनसे कोई दाल गलने वाली भाजपा की नहीं है। रमेश बैस के प्रति इतने नर्म क्यों है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं आपसे वीरेंद्र भाई, जो व्यक्ति विधायक रहा, जो व्यक्ति 7-7 बार सांसद रहा, जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की राजनीति का पर्याय रहे शुक्ल बंधुओं के दोनों भाई विद्याचरण और श्यामाचरण को शिकस्त दी, जिस व्यक्ति ने 3 राज्यों में राज्यपाल के पद को सुशोभित कर दिया, इसके बावजूद भी आप उस व्यक्ति को मेरा नेता मानने से भी इंकार कर रहे हैं। ऐसी क्या नाराजगी आपकी भाई? देखिए, मैंने देखा है जी कि पहला चुनाव इन्होंने जीता था मंदिर असोद का, तब भी इनको टिकट प्रस्तावित नहीं की गई थी। टिकट रामजी बैस को कहा गया था। रामजी बैस इनके चाचा थे जिनके यहाँ कंपाउंडरी करते थे। संयोग से वहां आ गए और इनके साथ एक और संयोग घट गया कि नरेंद्र तिवारी इनके खिलाफ थे और एक सतनामी वहां से खड़ा हो गया, 3000 वोट ले लिया, 300 वोट से जीत गए। और दूसरी बार जब ये वहां चुनाव लड़े, जो हिंदुस्तान की सबसे छोटी विधानसभा थी 58,000 की, उसमें दोबारा में हार गई। तो ये इतने बड़े नेता हैं। संयोग ऐसा हुआ कि मुझे एक बात अच्छी तरीके से याद है कि जब विधानसभा का चुनाव ये हारे थे रमन सिंह 16,000 वोट से, जी ठीक है ना जी, उसके बाद इनको लोकसभा की टिकट दे दी गई जी। तो मैंने उस समय कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे विक्रम वर्मा। मैंने पूछा, भाई विक्रम जी, ये 16,000 वोट से जिस विधानसभा को हारा, जो उस लोकसभा में आती है, इस व्यक्ति को आपने लोकसभा का टिकट कैसे दे दिया? जी। तो उन्होंने कहा, यार कांग्रेसियों ने कहा कि हम इसको जिता देंगे। तो रमेश बैस के साथ यही हुआ। और एक बार तो ये हुआ कि भाई रमेश बैस तो मजबूरी है, अटल जरूरी है। बड़ी गजब की दृष्टि दी है आपने भाई वीरेंद्र पांडे जी। तो ये नहीं, इनका जितने का संयोग अरे है। मेरे पास इसके कारण से सवाल आ गया भाई शैलेश जी के पास जाने के लिए। ये रमेश बैस जी के आयोजन में कई कांग्रेसी भी शामिल हैं। ये हमें श्रीचंद्र, एक मिनट रुकिए वीरेंद्र भाई, श्रीचंद्र सुंदरानी जी ने बताया है। तो शैलेश जी, अब आप ये बताओ कि कभी रमन सिंह जी को सांसद बनवाने में कांग्रेसियों की भूमिका थी, ये वीरेंद्र जी ने खुलासा किया। तो क्या बैस जी को अब मुख्यमंत्री बनवा देंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेसियों ने जगा दी क्या, जिसके तहत ये आयोजन हो रहा है? थोड़ा रोशनी मिल जाए भाई, आपकी पार्टी बड़ा योगदान देती है ऐसा। मैं उनके खुलासे से कदापि सहमत नहीं हूं और इसमें कोई सत्यता नहीं है। आपके चेहरे की प्रसन्नता तो है, असहमति नहीं बता रही थी शैलेश जी। आप तो ऐसे प्रसन्न हुए थे वीरेंद्र जी के खुलासे से कि सत्य आज ही प्रकट होना था। जी वीरेंद्र जी, मैं जो बात बता रहा था, ये जो आयोजन है जी, इस आयोजन के आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्वार्थ हैं। जी। कुछ ऐसे लोग इस आयोजन की प्रमुखता में हैं, अपना धन खर्च कर रहे हैं, जिनके आर्थिक हित मुंबई जैसे बड़े शहर में हैं जी। और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सारे आयोजन में लगे हैं जिनको लगता है कि सारे बल बदल डालेंगे चक्कर में, कहीं हम ना बदले जाएं, तो एक सहारा पकड़ने की कोशिश हो रही है जी। और कहीं रमेश बैस के भी मन में होगा कि कहीं हो सकता है चलो भाई कुछ ऐसा हो जाए तो मेरा नंबर लग जाए। ये तीनों का स्वार्थ है, इसलिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि आर्थिक जिनके हित हैं, स्वार्थ हैं, तो जब तक यहाँ रह सकते हैं तो केवल इस माध्यम से उनके आर्थिक हित सध जाए, शायद कि राज्यपाल भवन में आसान आवागमन हो जाए तो दूसरे देख करके कुछ प्रभावित हो जाए तो उनके तो कुछ आर्थिक हित समझ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे मतदाताओं के बीच में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे होंगे अरुण साहू को बना के सारे साहू वोट हमारे आ जाएंगे, इनको यहाँ का राज्यपाल बनाने के कुर्मी वोट हमारे साथ आ जाएंगे। देख, तो पद के साथ मत नहीं जुड़ता है, पद के साथ मत नहीं जुड़ता। वीरेंद्र पांडे जी सामाजिक रूप से और क्या कहेंगे? काम करना पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी रमेश बैस का कतई कोई योगदान कभी नहीं रहा। हर चुनाव के पहले जब इनको लेकर जाते थे तो पहला काम करते थे, मैं माफी मांगता हूं 5 साल में आपके बीच में मैं नहीं आ पाया, आप कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन मुझे माफ कर दो। तो कुल मिला के खारिज करते रहे नेता होने से भी रमेश बैस को। तो श्रीचंद्र सुंदरानी जी, अब मैं वापस आता हूं,
आपकी पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री माननीय वीरेंद्र पांडे जी, जिस व्यक्ति को एक नेता के तौर पर मान्यता देने से भी इनकार कर रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ के मसीहा के तौर पर प्रस्तुत करने की आपने कोशिश की। वीरेंद्र जी कह रहे कुछ ना होगा इससे, इत्तेफाक रखते हैं आप, या इससे क्या होगा थोड़ा हमें बताएंगे? नहीं, मैं निश्चित रूप से इत्तेफाक रखता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी मेरे बहुत सीनियर नेता रहे हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों की वास्तविकता से हम आंखें मूंझ लेने से वास्तविकताएं खत्म नहीं हो जाती। जनाधार की बात की, पार्षद 1978 में चुना हुआ, कांग्रेस की लहर थी, वो पार्षद चुने गए। विधायक बने, कांग्रेस की लहर थी, विधायक बने। 7 बार के लोकसभा सांसद में स्वयं भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी को हरा चुके हैं, रमेश बैस जी, उनका जनाधार नहीं। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल जी को हरा चुके हैं, धनेन्द्र साहू जी को हरा चुके हैं, उनका जनाधार नहीं। तो अगर फिर जनाधार की परिभाषा क्या होती मैं समझ नहीं सकता। जहां तक हितों का सवाल है वो तो फिर जाके श्रीचंद जी एक सवाल पूछ लेता हूं, जिसका इतना जनाधार है, जिसने शुक्ल बंधुओं को हराया, जो भूपेश बघेल आपके लिए पहली बने हुए हैं, उन भूपेश बघेल को शिकस्त देने का इतिहास रमेश बैस के साथ है। क्या आपको नहीं लगता है बहुत हो गया अब महाराष्ट्र के राजभवन में, बैस जी को अब रायपुर बुलाया जाना चाहिए, मैदान में उतारा जाना चाहिए, और भाजपा को फिर सत्ता की धेरी पर चढ़ना है तो रमेश बैस को चेहरा बनाया जाना चाहिए? क्या कहते हैं श्री चंद्र? हमने वीरेंद्र पांडे जी की बात को सिरे से खारिज किया, आपकी बात के समर्थन में हुए, क्या कहते हैं श्री चंद्र जी? हिमांशु जी, रमेश बैस जी के स्वभाव से जो लोग वाकिफ हैं वो इन सारी चीजों को नकारेंगे। उन्होंने पार्टी से कभी कोई चीज मांगी नहीं जी। अगर न उन्होंने त्रिपुरा के राज्यपाल बनने की बात की, न कभी उन्होंने झारखंड का राज्यपाल बनाया जाए, न महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाए या केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाए। विधानसभा का टिकट भी दिया, पार्टी ने उनको स्वयं बुला के दिया। लोकसभा भी लड़ा तो आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने उनको बुला के बोला था कि आपको लोकसभा लड़ना है। और ऐसी परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, और न कभी जनता के बीच में उन्होंने माफी मांगी कि मैंने आपका काम नहीं किया। छोटे से व्यवहार में उनका जो लोगों के साथ व्यवहार रहा है, हमेशा नम्रता का व्यवहार रहा है, और उन्होंने काम नहीं किया। उलझ गए थोड़े से, मैं फिर से दोहराता हूं अपने सवाल को। भाई आप ये मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है? छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार में थे, क्या हालत हो गई है, 14 सीटों पर सिमटे हुए हैं। तो मैंने सवाल ये नहीं किया कि रमेश बैस चाह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैंने आपसे सवाल ये किया, क्या छत्तीसगढ़ का भाजपा का कार्यकर्ता ऐसे लोकप्रिय नेता की वापस सियासत में सक्रियता नहीं चाहता अपने राज्य में, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास है, जिसका बखान आपने किया है? क्या आपकी इच्छा नहीं है कि रमेश बैस अब वापस मैदान में आए और आप सबका नेतृत्व करें और भूपेश बघेल की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाए? ये सवाल है, इस सवाल का कोई उत्तर है क्या, या आपका भी इनकार है? नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब क्या परेशान करना रमेश बैस जी को, उम्र हो गई। आदरणीय हिमांशु जी, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, और ना ही आदरणीय रमेश बैस जी सुंदरानी जी, मैं आयोजन पे थोड़ी पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है कि रमेश बैस जी इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में क्या तुरुप का इक्का साबित हो सकता है? ये सवाल है, इसका जरूर कोई उत्तर है कि आप, या पार्टी के शीर्ष नेताओं पर आप इस विषय को छोड़ना चाहते हैं? कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या सोचा है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन जहां तक रमेश बैस जी ने समय समय पर यह साबित किया है कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है वो उस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया है। श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे हैं भाई मेरा पीछा छोड़ो, अब जो करना है वो पार्टी कर लेगी। पर मैं शैलेश जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे ईमानदारी से जानना है। देखो भाई, ऐसा इतिहास है रमेश बैस जी का, और आज पदचाप सुनाई दी है। ये पदचाप डरा तो नहीं रही है? इस पदचाप से आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? चेहरा चेहरा चिल्लाते थे, एक चेहरा दिखने लगा है। शैलेश जी कुछ विचार कर रहे हैं इस चेहरे के संदर्भ में? कहीं कोई घबराहट नहीं है जी। छत्तीसगढ़ी की एक बहुत ही अच्छी कहावत है जी, जो मुफीद बैठती है जी। ठेकुआ वो बर्तन होता है जिसमें मठा इधर उधर घरों में लेन देन किया जाता है एक दूसरे के घर से, तो मही मांगे बर जाए और ठेकुआ ला लुकाए। ये छत्तीसगढ़ी की कहावत है, और ये भाजपा पर और बैस जी के अभिनंदन पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी, कैसे फिट बैठती है? थोड़ा समझा दें, हर कोई छत्तीसगढ़ी नहीं जानता भाई, हमारे पूरे देश में दर्शक हैं, थोड़ी कहावत को समझाइए तो सही। खुद में ही मुग्ध हो गए आप तो अपनी कहावत के कर।
मही मांगना चाहती है जी, लेकिन मही मांगने के लिए जो बर्तन ले जा रही है उसको छिपाए रखना चाहती है। जी, बैस जी का राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहती है। जी। बैस जी को एक कुर्मी चेहरे के रूप में सामने भी रखना चाहती है। इसके लिए चुनावी वर्ष में उनका अभिनंदन भी कर रही है जी, और उससे इनकार भी कर रही है। तो भाजपा का ये जो रवैया मैं है, आपके इस कहावत से थोड़ा हमारा इत्तेफाक नहीं बैठा। भाजपा का अभिनंदन कर रही है, भाजपा के तो शीर्ष नेता इसमें उस तरीके से दिख नहीं रहे, पर कांग्रेस के कई चेहरे दिख रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो आपसे जानना ये चाहते हैं शैलेश जी, जैसा कभी योगदान डॉक्टर रमन सिंह के संदर्भ में कांग्रेसियों ने दिया था, क्या रमेश बैस के संदर्भ में ऐसे योगदान की उम्मीद कांग्रेसियों से कर ले? इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है जी। और भाजपा के एक वर्ग ने आयोजित किया, जैसा कि आपने स्पष्ट किया, तो भाजपा का वो वर्ग इसके किन कारणों से किया, क्या इसका उत्तर ज्यादा बेहतर ढंग से दे पाएगा। कांग्रेस की ओर से उनके प्रति आदर है, सम्मान है, शिष्टाचार है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं आदर सम्मान शिष्टाचार तक ही सीमित रहेगी कांग्रेस, ऐसा शैलेश नितिन त्रिवेदी को उम्मीद है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं वापस आना चाहता हूं वीरेंद्र पांडे जी आपके पास। कुल मिलाकर आयोजन तो हुआ, चुनावी वर्ष में हुआ, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हुआ, किसको क्या मिला इस आयोजन से? बस इस पे एक टिप्पणी आपकी मिले वीरेंद्र जी, तो हम कार्यक्रम को समाप्त करें। आपको पहले ही बताया, इसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों हित स्वार्थ साधने वाले लोग हैं जी, जो हो सकता है जिनको मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के यहाँ रायपुर के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत आर्थिक हित मुंबई से जुड़ा हुआ है जी, भूमि के मामले हैं, भवन के मामले हैं जी, तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक वहां पर है, अगर आप खंगालेंगे उसमें किसने कितना पैसा लगाया तो आपको पता लग जाएगा। जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है शायद इनकी पूंछ पकड़ करके हमारी बैतरणी पार हो जाएगी, इसलिए उसके साथ लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया, लेकिन मतदाताओं पर, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के ऊपर रमेश बैस का कोई प्रभाव एक राई रत्ती का मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और उसको आपको मैंने शुरू में बताया, जो डॉक्टर रमन सिंह को लोकसभा का टिकट देने के पीछे जो बात थी, वही बात यहाँ हर 7 चुनाव में रमेश बैस के साथ हुई। विद्याचरण श्यामाचरण शुक्ल के जो खिलाफ थे वो लग जाते थे इनके साथ, और जब इनके खिलाफ वाले लड़ते थे तो वो लग जाते थे, इसलिए इनको लाभ मिलता है। जिसका ऐसा इतिहास है वीरेंद्र पांडे जी, तो भाई भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जी के भी खिलाफ कुछ ना कुछ कांग्रेसी तो होंगे ही, तो क्या उम्मीद कर रमेश बैस होंगे तो जो भी विरोधी होता है वो बैस जी के साथ होता है, लग जाएगा बैस जी के साथ। केवल लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं जी। ये और एक बात आपको बता दूं जी, अगर ये जैसा ये बता रहे हैं सबका काम करते रहे, मैंने ये बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आ जाते थे, मतलब लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में इनका पहला शब्द ये होता कि मैं माफी मांगता हूं, जनता की बात नहीं कर रहा हूं। 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं ये, आप सारे लोकसभा की कार्रवाई उठाकर दे दीजिए, एक पंक्ति इनके नाम से मिल जाए। वहां विधानसभा में 5 साल रहे हैं, एक पंक्ति मिल जाए, इसका सवाल वीरेंद्र पांडे जी उठा रहे हैं। लेकिन भाई अगर एक पंक्ति भी नहीं है तो भी 7-7 बार पार्टी टिकट दे रही है। परशुराम भारद्वाज कितने बार रहे? ये चुनाव की जीत जी और आदमी का मतदाताओं पर प्रभाव, ये दोनों अलग अलग बात, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो खैर हम अपनी बातचीत के नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि मेरा समय अब हो गया है समाप्त। तो कुल मिलाकर ये है कि रमेश बैस ने लगभग 5 साल के अंतराल के बाद, अर्थात 2019 के आम चुनाव के बाद, अपनी एक बार फिर सशक्त राजनीतिक उपस्थिति जन्मदिन के माध्यम से दर्ज करा दी है। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें रमेश बैस किस भूमिका में रहेंगे ये तो पता नहीं, और उनकी कोई भूमिका रहेगी या नहीं रहेगी इसकी चर्चा अब अगले 3 महीने तक जरूर रहेगी। अगर रमेश बैस महाराष्ट्र में बैठे बैठे अपने आप को इतना चर्चा में ले आ रहे हैं तो इसे भी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए, और जब जब ऐसी राजनीतिक चर्चाएं होंगी तो हमारे बीच में भी चर्चा के लिए विषय बनेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई चर्चा के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम।